बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं और नए चीफ़ जस्टिस की नामजदगी कर दी गई है और नामज़द चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चार्ज भी संभाल लिया। चूँकि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का क्लरिकल स्टाफ है उनकी मीटिंग्स बुलाई हैं, ब्रीफिंग ली है और अमली तौर पे उन्होंने चार्ज ले लिया है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर के बाद घर नहीं जा रहे। ख़बर ये है कि काजी साहब तो वापस आ रहे हैं और पहले से ज़्यादा इख्तियार के साथ वापस आ रहे हैं। काजी साहब किस हैसियत में वापस आ रहे हैं और ये जो नामज़द चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब के साथ राब्ता हुआ है, इसके पीछे क्या माजरा है, क्या कहानी है और बात इस्तीफ़ों से आगे कैसे निकल गई है, इन तमाम अमूर पे इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। सबसे पहले नामज़द चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, कल भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ है, मुख्तलिफ जो विंग्स हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, लीगल विंग है, फिनांस विंग है, आईटी विंग है और दीगर जो विंग्स हैं उनके मुलाजमीन के साथ और ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की थी। उन्हें कुछ इनिशियल ब्रीफिंग भी दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ सवालात उठाए थे जिनके आज जवाबात मिलेंगे, क्योंकि आज फिर ब्रीफिंग होगी और उन्हें मुख्तलिफ जो विंग्स हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया जाएगा। फिर उसके अलावा याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने ज़ाहिर है बतौर जज मुख्तलिफ़ मुकदमात की समात भी करनी है और इसके अलावा क्योंकि उनकी नामज़दगी के बाद मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है, कल भी कुछ जज साहिबान ने उनके साथ मुलाकात की थी और कुछ के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने कल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ मुलाकात की थी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ मुलाकात की थी। फिर उसके अलावा उनके साथ जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने मुलाकात की और मुबारकबाद दी थी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में जो बॉडी लैंग्वेज थी शाह साहब की वो तो बड़ी मायूसी वाली थी कि शाह साहब जो हैं वो ज़ाहिर है खुश नहीं होंगे डेफिनेटली, अगर आपने जो है वो अपना कुछ सोच रखा हो और आप ये ख्याल कर रहे हों कि आप जो है आने वाले दिनों में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और फिर फ़ैसले से 24 घंटे कबल आपको कमरा अदालत भी अलॉट कर दिया जाए, जैसे कि मंसूर अली शाह साहब को कमरा अदालत नंबर 1 जो है उसका इख्तियार दे दिया गया था और उनकी जो अदालत है वो शिफ्ट कर दी गई थी कमरा अदालत नंबर 1 में। लेकिन ये खुशी सिर्फ़ 24 से 48 घंटे या 2 से 3 दिन तक उन्हें नसीब होनी है। अभी भी उनके पास कमरा अदालत नंबर 1 ही है। लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो कि 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे, फिर वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेंगे बतौर चीफ़ जस्टिस। और क्योंकि उन्होंने इनकार भी तो किया है ना, तहरीक इंसाफ वालों की ये ख्वाहिश थी कि वो इनकार करे, तो खैर चीफ़ जस्टिस बनने से तो उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो डिमांड थी उसको तस्लीम करने से इनकार किया है और चीफ़ जस्टिस का ओहदा कबूल किया है। और अब जबकि वो चीफ़ जस्टिस का ओहदा कबूल कर चुके हैं तो अब इसके बाद फर्दर कुछ अहम डेवलपमेंट्स होनी हैं, जैसे कि आइनी बेंच का क़याम है जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुल्की तारीख़ में पहली बार आइनी तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आइनी मुकदमात की समात के लिए अलग से आइनी बेंच कायम होने जा रहे हैं और इस बेंच की तश्कील जो है वो भी सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस या जजिस कमेटी की तरफ से नहीं होनी, बल्कि इसकी तश्कील जो है वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए होनी है। और जुडिशल कमीशन की भी तश्कील नौ कर दी गई है क्योंकि नई आइनी तरामीम के बाद पार्लिमानी कमेटी के 4 अरकान को जुडिशल कमीशन में ज़म कर दिया गया है। पहले जुडिशल कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस समेत 5 जज साहिबान थे, एक रिटायर्ड जज इसका मेंबर और इसी तरह अटारनी जनरल, वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा इसका हिस्सा हुआ करते थे। अब सेनेट और कौमी असम्बली के 4 अरकान भी इसी कमीशन का हिस्सा होंगे
और एक ही जगह पे ये तमाम अफराद बैठ के जो है फ़ैसला करेंगे। और सबसे पहला जो फ़ैसला होगा याहिया अफरीदी साहब के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद, वो आइनी बेंच की तश्कील का मामला है। 26 अक्टूबर को याहिया अफरीदी साहब ने ऐवान सदर में हलफ उठाना है और हलफ बर्दारी की तकरीब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फ़हरिस्त भी मांग ली गई है और तकरीब में 250 से 300 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा। और हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद चूँकि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाना है, तो लिहाजा जुडिशल कमीशन की तश्कील ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक नई आइनी तरामीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील नो नहीं की गई, और जिसके लिए नामज़द चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बाज़ाब्ता तौर पे जो पहला राब्ता होगा वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के साथ होगा, क्योंकि वो कमीशन के लिए 4 नाम मांगेंगे और फिर वो 4 नाम मिलने के बाद जुडिशल कमीशन जो है इसे तश्कील नो किया जाएगा। और इसमें जो पहला एजेंडा आएगा वो आइनी बेंच की तश्कील का है। अब आइनी बेंच की तश्कील के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं या जो कुछ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, उसके मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनका नाम ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है कि वो मुजव्ज़ा तौर पे आइनी बेंच के सरबराह हो सकते हैं। और ज़ाहिर है इसमें बाकी जज साहिबान जो हैं वो भी हिस्सा हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी सरबराही में ये बेंच कायम कर दिया जाए, क्योंकि हतमी फ़ैसला तो जुडिशल कमीशन के इजलास में होना है और जुडिशल कमीशन में सरबराही तो याहिया अफरीदी साहब के पास होगी, लेकिन जो 4 सीनियर जज होंगे उनमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, उसमें मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं, फिर उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, और फिर उसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं ये जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे, और बाकी मेंबरान जैसा कि मैंने पहले आपको बताया उसी तरह से इस तरतीब के साथ वो भी इस कमीशन का हिस्सा होंगे। तो कमीशन ये फ़ैसला करना है। फिर उसके अलावा जजिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी मामला जो हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे, और हो ये भी सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस्तीफ़े आ जाए तो फिर मामला चेंज हो सकते हैं। जैसे कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से चंद रोज़ कबल ये दावे किए गए थे कि अगर मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड किया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया, या मुनीब अख्तर साहब को नज़रअंदाज किया गया और जूनियर जज को चीफ़ जस्टिस अपॉइंट किया गया, तो इसके असरात होंगे और भरपूर तहरीक भी चलेगी, जज साहबान मुस्ताफ़ी होंगे और वो उस वकला तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अब जब से याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, मैंने तो कहीं पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कोई बड़ी वकला तहरीक जो है वो जन्म ले रही है, क्योंकि सिर्फ हामिद खान साहब जो हैं वो कभी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और वही 2-4 वकला उनके दाएं बाएं होते हैं, और कभी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, और हर जगह पे एक ही बात कि जी याहिया अफरीदी साहब को ख़ुद इनकार कर देना चाहिए, वरना फिर वकला जो हैं इनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। लेकिन जिन्होंने तहरीक चलानी है वो तो याहिया अफरीदी साहब को मुबारकें दे रहे हैं, तो तहरीक कौन चलाएगा? ज़ाहिर है वकला की जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उन्होंने फ़ैसला करना है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से याहिया अफरीदी साहब के फ़ैसले को वेलकम किया गया, उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने इस फ़ैसले को खुशाइंद करार दिया और मुबारकबाद दी। बहुत सारी बार एसोसिएशंस और बार कौंसिल की तरफ से इस हवाले से बाकायदा तौर पे पैगामात जारी किए गए हैं और याहिया अफरीदी साहब को मुबारकबाद भी दी गई है और इस फ़ैसले को उन्होंने तस्लीम भी किया है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाहद सियासी जमात या एक इंतशारी ग्रुप है या इनके बाकी जो वकला विंग या दीगर जो विंग्स हैं उनकी तरफ से ये शोर मचाया जा रहा है कि जी इस पर एक बड़ी तहरीक उठेगी। पहले आप तहरीक इंसाफ वालों को यह मशवरा है कि आप ऐसा करें कि आप याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के मामले पे या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस बनवाने के लिए कोई तहरीक चलाने से पहले इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं, इमरान खान को रिहा करवाएं। वो बेचारा जेल में बैठ के आपको बद दवाएँ दे रहा है। बैरिस्टर गौहर उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं तो मसूफ़ उन्हें बास्टर्ड कहते हैं और गुस्सा निकालते हैं और उनकी बात सुनने से पहले कहते हैं कि मैं जेल में पड़ा सड़ रहा हूँ और आप लोग जो है बाहर मज़े कर रहे हैं, मेरी रिहाई के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। और वहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी मैं तो बड़ी बुरी हालत में हूँ, यहाँ लाइट बंद कर दी जाती है,
खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो बेचारा वहाँ पे जो है वो शोर मचा रहा है और आप यहाँ पे धमकियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ धमकियाँ लगा रहे हैं। आप पहले तो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाएँ और लोगों को जो है वो कन्विंस करें कि वो इमरान खान के लिए घरों से बाहर निकलें, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई इनकलाब नहीं आना। अगर आप समझते हैं कि जी आपकी ये जो बदतमीज़ ब्रिगेड है या ये 5th जनरेशन वार के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये सोशल मीडिया के ज़रिए कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना। आपको ग्राउंड्स पे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो आएँ, ज़रा बाहर आएँ, लेकिन यहाँ भी आने के लिए आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तकारीर करेंगे, धमकियाँ देंगे और अली अमीन गंडापुर की तरह बाद में चिल पार्टी, और कुछ नहीं करेंगे। और मकसद क्या है सिर्फ इन बातों का? मकसद सिर्फ ये है कि इनकी इन बातों में आके एक आम वर्कर जो है, कोई गरीब मजदूर हारी बेचारा, वो इन बातों में आके जज्बाती हो और इनके लिए बाहर सड़कों पे आए और आके डंडे खाए और मार खाए, और ये फैसला करते हैं कि हमारा कोई MNA MPA कोई वज़ीर मशीर सेंटर वो किसी एहतजाज में नहीं जाएगा। क्यों जी? आपको सुरखाब के पर लगे हैं, और किसी गरीब का बच्चा जो है उसका खून जो है वो बड़ा अपना क्या कहते हैं कि आसान है या सस्ता है, कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये तहरीके इंसाफ इस मुल्क में आग लगाने के लिए जो कुछ कर रही है ना, मेरा ख्याल है कि अब इनके तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो इनके चीफ़ इंतशारी जनाब फैज़ हमीद साहब वो गिरफ़्तार हैं, फिर उसके बाद इमरान खान साहब वो गिरफ़्तार हैं। 5 अक्टूबर के बाद आज के दिन तक, वैसे तो 25 अक्टूबर तक अनाउंस किया जा चुका है, इमरान खान का जो एक जहरीला बयानिया और प्रोपेगेंडा था उस पर पाबंदी है। वो बयानिया बाहर नहीं आ रहा, और पूरे मुल्क में देखें ना कितना सुकून महसूस हो रहा है, सब चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। जब इमरान खान का वो जहरीला बयानिया आता था ना, हर दूसरे तीसरे दिन कभी कोई बयानात आ रहे हैं, कभी जनाब अली कोई आर्टिकल आ रहा है, कभी कोई ट्वीट आ रहा है, उन दिनों आप देखें कि एक अजीब किस्म की जो ना वो नहुसत थी कि यार जैसे ना पता नहीं क्या होने वाला है इस मुल्क में, एक अजीब किस्म की बेचैनी सी थी। अब कितना सुकून लग रहा है। तो अब जनाब ये सुकून ही रहेगा, और ये सुकून जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। और जो ये समझ रहे थे ना कि याहिया अफरीदी साहब इनकार करेंगे और इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे, नहीं सर, याहिया साहब ने तो इस्तीफ़ा नहीं देना ना, वो इनकार कर रहे हैं। जिन्होंने इस्तीफ़े देने हैं वो ज़रा तैयारी करें ना, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी वो इस्तीफ़े दें, लेकिन वो भी इस्तीफ़े नहीं देंगे, बल्कि अब बात इस्तीफ़ों से आगे निकल चुकी है। क्योंकि ये जो जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ होगी, इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जो है इसकी भी तश्कील नौ होनी है। और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले से ज़्यादा बाइख्तियार है। तो जिन जजों ने आइन को मुअत्तल किया है, आइन के ख़िलाफ़ किसी की मोहब्बत में फ़ैसले दिए हैं, उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। तो मामला जो है वो किसी और तरफ निकल जाएगा। और जहाँ तक बात है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, तो मेरे भाइयों, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जा नहीं रहे, बल्कि वो आ रहे हैं। हाँ, वो चीफ़ जस्टिस के तौर पे तो नहीं आ रहे, लेकिन एक और बहुत बड़े ओहदे के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम कंसीडर किया जा रहा है। अभी तो 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना है। फिर उम्रा की अदायगी के लिए उन्होंने अपनी हमशीरा की इयादत के लिए तुर्किया इस्तांबुल जाना है, कुछ दिन वहाँ पे क़याम करेंगे और फिर बाद अज़ां पाकिस्तान वापस आना है। ये जो यूथ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद काजी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा, तसल्ली रखो, काजी वापस आ रहा है। पाकिस्तान में भी होंगे काजी साहब, और ये जो आपको काजी साहब के साथ प्रोटोकॉल नज़र आता है ना, ये प्रोटोकॉल आने वाले दिनों में भी आपको इसी तरह नज़र आएगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक बहुत बड़े ओहदे पे वापस आ रहे हैं। ओहदे के हवाले से फ़ैसला साज़ों ने गौर कर लिया है और इस वक्त मज़ीद मुशावरत जारी है। तो नाम मैं वो ओहदा जो है मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। इंशाल्लाह होपफुली अगले चंद रोज़ में इस हवाले से सॉलिड जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आएगी, चूँकि हतमी फ़ैसला जो है वो कर लिया जाएगा। फिर आपके साथ चीज़ें शेयर भी करेंगे, लेकिन आप बताइएगा ज़रूर कि आपके ख्याल में वो ओहदा कौन सा हो सकता है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।